लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। अरे एक मिनट, आप लोग क्या सोच रहे होंगे मैं डॉक्टर बन गया, एक्टिंग छोड़ दी? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं आगरा में हूं और आगरा में मेरे एक दोस्त हैं जिनका एक क्लिनिक है, डॉक्टर पीके सिंह जी। ये जो पीके सिंह जी हैं ये सीधा ऊपर वाले से बातें करते हैं और चलो बातों से याद आया कि आज मैं जिनसे बात करने के लिए आया हूं, यानी कि मैं आज जिनका इंटरव्यू लेने आया हूं वो आगरा की जानी मानी हस्ती हैं। मैं बात कर रहा हूं महेश धाकड़ जी की, जो कि राइटर भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और आज हम एपिसोड नंबर 28 एपिसोड की शूटिंग करने आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजीर खान और हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों हम अब समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं महेश धाकड़ जी के पास। तो दोस्तों हमारे साथ हैं आगरा के जाने माने राइटर एंड पत्रकार महेश धाकड़ जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी, आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया उसके लिए। धाकड़ साहब, जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि वैसे तो आपको सभी जानते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, लेकिन हमारे शो का फॉर्मेट है कि हमारे जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं हम उन लोगों से पूछते हैं कि वो कहाँ से। तो मैं आपसे शुरू करता हूँ कि चलो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा में ही पैदा हुआ हूँ और नाई की मंडी में मेरा निवास है, पैतृक निवास है। और मेरी शिक्षा दीक्षा आगरा में ही हुई है। शुरुआत में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, उसके बाद में सेंट जॉन इंटर कॉलेज में और फिर आगरा कॉलेज में। और पत्रकारिता से रिलेटेड कोर्स करने के लिए मैं KMI इंस्टीट्यूट जो है आगरा यूनिवर्सिटी का, उसमें दाखिला लिया। हालांकि मैंने शिक्षा के मामले में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स किए हैं। मैंने MBA भी किया है से पद्मचंद इंस्टीट्यूट से और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री भी की है मैंने हमारे KMI इंस्टीट्यूट से। और MA फिलोसफी से तो मैं हूँ ही, जिसमें मैंने आगे चल के PhD भी की। जैसा कि आपने इतनी सारी पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने के बाद पत्रकारिता ही चुनी या कुछ और भी आपको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल है क्या, समाज में कुछ कोर्सेज इतने पॉपुलर हो चुके हैं या ये कहिए वो परंपरागत कोर्स बन चुके हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहता है। और मेरे माँ बाप ने भी मेरे को डॉक्टर बनाने की कोशिश की। जबकि मैं अगर अपनी पास्ट जर्नी की अगर बात करूं, मतलब स्कूल लाइफ की बात करूं, तो मेरे शिक्षकों का कहना ये था कि मैं या तो सिंगर बनूं और या फिर आर्टिस्ट बनूं, जो पेंटिंग करते हैं ना वो। क्योंकि उसमें मेरी महारत ज्यादा अच्छी थी, हासिल थी और मैं उस समय उन विषयों में बहुत अपनी क्लास को लीड करता था। नहीं, अब तो खैर सारी चीजें मेरे लिए एक बेमानी सी है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं आ गया वो धीर गंभीर प्रोफेशन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं प्राइमरी में था तो मेरे एक संगीत के शिक्षक थे। मेरी आवाज को सुनकर के ये कहते थे, बेटा तुम संगीत ही लेना, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है और तुम संगीत में नाम करोगे। इसी तरीके से जब मैं इंटर कॉलेज में आया तो मेरे ड्राइंग के एक टीचर थे, वो मेरी ड्राइंग देख करके कहते थे तुम ड्राइंग लेना आगे चल के, ये आपका बहुत अच्छा हाथ है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे अमूमन जैसे कि भारतीय परिवारों में बच्चों की कुछ नहीं चलती है, उनके माँ बाप जन्म से पहले ही तय कर लेते हैं उनको क्या बनाना है। मेरे लिए भी सोच लिया गया और मेरे को डॉक्टर बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई। मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट के बाद 3 साल तक मैं लगातार मेडिकल की तैयारी करता रहा और मेरा बैड लक है या कहिए कि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर बन गए और मैं नहीं बन पाया। जब मैं बिल्कुल हताश और निराश हो गया तो एक दिन अचानक पता नहीं कैसे एक विज्ञापन मुझे दिखा अखबार में, जो पत्रकारिता से रिलेटेड कोर्स का था और वो उसकी डेट निकल चुकी थी। पर मेरे अंदर वो कीड़ा जो है जन्म ले गया कि मुझे अब पत्रकार ही बनना है। क्योंकि पत्रकारिता का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी बात को सिर्फ अपने आसपास ही नहीं, दुनिया जहां में पहुंचा सकते हो। दूसरी चीज ये कि उसमें एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि उसके जरिए आप समाज सेवा भी कर सकते हो और अपने लिए जीविकोपार्जन भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता को चुना। तो आपने आगरा का ही जो था न्यूज़पेपर, जो भी आप जहाँ पे थे, कौन सा, क्या नाम था? मैंने जो शुरुआत की, मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग से शुरुआत की। शुरू में मैं पाठकों के पत्र लिखा करता था, जो अमूमन लोगों के शौक हुआ करते थे किसी जमाने में जब मोबाइल और टेलीविजन नहीं हुआ करता था तब। और उस पाठकों के पत्रों में ही मैं अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करता था। और उसके बाद मुझे जब एक कोर्स इसका यूनिवर्सिटी कोर्स का जब निकला, विज्ञापन निकला, तो फिर मैंने उसमें दाखिला लिया। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर चुका था, मतलब मैं कई एक अखबार और पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था। मेरे छपने लगे तो मेरा हौसला बढ़ा कि भाई मैं पत्रकार बन सकता हूँ। उसके बाद मैंने जब पत्रकारिता का कोर्स KMI से कर लिया तो फिर मैंने पहला अखबार ज्वाइन किया, संडे मेल, जिसमें कि मैं
एज ए स्ट्रिंगर कहिए या उस तरीके से काम करता था, जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते और आर्टिकल और न्यूज के हिसाब से जो जुड़े जाते हैं किसी तरीके से। मगर हालांकि ये बहुत छोटी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि पत्रकारिता का कोर्स करते हुए ही मेरे को उसमें काम करने का अवसर मिला। और पेपर क्या नाम है उसके बाद नहीं, संडे मेल का मैं जिक्र कर रहा था। संडे मेल बंद हो गया, लॉकआउट हो गया उसमें, और उसके बाद वो बंद हो गया। और उसके बाद में फिर उजाला अखबार मैंने ज्वाइन किया। नहीं, शाम का उजाला एक बहुत ही पॉपुलर अखबार हुआ करता था, बल्कि है अभी भी, पर अब डिजिटल फॉर्मेट में आ रहा है। और उस समय उसकी इतनी सेल थी कि लोग जो है लाइन लगा के उसको खरीदा करते थे शाम के टाइम। तो उसमें मैंने करीब 5 साल के करीब वहां काम किया। इसी दरमियान मैंने एनटीवी में काम किया, हिंदुजा का जो एनटीवी शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद जब उजाला के बाद मुझे अमर उजाला से ऑफर मिला, तो फिर मैं अमर उजाला में आया। वहां 3 साल काम किया मैंने। अमर उजाला छोड़ने के बाद मैंने सिटी केबल ज्वाइन किया, जीटीवी का जो सिटी केबल जो लोकल चैनल था, उसमें 1 साल करीब काम किया। उसके बाद फिर सहारा समय का एक साप्ताहिक अखबार निकला था, सहारा समय, उसमें बतौर फ्रीलांसर जुड़ा मैं, क्योंकि उसमें बतौर स्ट्रिंगर जुड़ने से ज्यादा फायदा मुझे बतौर फ्रीलांसर जुड़ने में लगा। उसी दरमियान 2006 में हिंदुस्तान की लॉन्चिंग का सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। तो मैंने अपने जो जानने वाले जो उसमें काम किया करते थे उनके जरिए उसका मतलब सिलसिला एक शुरू किया अप्लाई करने का, और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ और मैंने 2006 में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ज्वाइन किया। याद होगा कि आपने हिंदुस्तान में मेरी बड़ी प्यारी सी फुरूक न्यूज निकाली थी। जी जी जी, मुझे खूब याद है, क्योंकि सुजैल जी, मेरा बीइंग ए जर्नलिस्ट मानना है कि आपने भी अपनी जर्नी में खूब स्ट्रगल किया है और ईश्वर ने आपका साथ दिया और आपको कामयाबी भी मिली। और पत्रकारिता में मैं जब से आया हूं तब से युवा प्रतिभाओं को और किसी भी व्यक्ति को जो भी जिंदगी में कुछ अचीव कर रहा है उसको मैं नोटिस में लेता रहा हूं। और मैंने बिना किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के और मैंने उन लोगों को अपने अखबार में स्थान दिया। और उसी क्रम में आपको भी मैंने छापा। ये मेरे लिए भी फक्र की बात है कि आप हमारे शहर के एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं भी इसी शहर से वास्ता रखता हूँ। तो दोस्तों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एंटरटेन, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल है। तो बस अभी हम लेते हैं 15 सेकंड का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो धाकड़ जी, देखिए आपने काफी पेपरों के लिए काम किया और अब मैं जो एंटरटेन का मतलब जो इंडस्ट्री के बारे में, मुझे पता है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज है, काफी फैशन शोज में आपने गए हैं, किए हैं। तो एक सवाल है कि पहले जो फिल्में वगैरह बनती थी, अब की जो फिल्में बन रही हैं, या पहले के जो एक्टर थे अब के जो एक्टर हैं, इनमें क्या फर्क कुछ महसूस किया आपने? देखिए, हमारा जो हिंदी सिनेमा है उसकी बहुत ही शानदार जर्नी रही है। 100 साल से ज्यादा का जो हिंदी सिनेमा है उसने कई फेजेस को देखा है। मुझे जहां तक मैं एक पत्रकार के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर अगर आकलन करता हूं, तो हमारा जो पास्ट था वो बहुत ही गर्व करने लायक था, बहुत ही फख्र करने लायक था। आज जो फिल्में बन रही हैं उनमें मुझे ये लगता है जैसे कि उनकी आत्मा मर गई है, क्योंकि पहली फिल्मों में संगीत भी होता था, गीत भी होता था, दुख भी होता था, सुख भी होता था। अब जो फिल्में बन रही हैं काफी रूखी फिल्में बन रही हैं। किसी किसी फिल्म में तो एक गीत भी नहीं होता है। जबकि हिंदी सिनेमा के लिए अगर कोई परसेप्शन अगर बनता है पूरी दुनिया के सिनेमा के अगर कंपैरिजन में देखें, तो हमारा हिंदी सिनेमा वो सिनेमा है जिसमें गीत, संगीत और हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का रस सुनाई देता है। एक और जैसे कि पहले आपने सिनेमा की बात करते हैं, सिनेमा था, लेकिन आजकल जो OTT आ गया है जी, तो सिनेमा ज्यादा बेटर था या OTT ज्यादा बेटर है? देखिए, सिनेमा का कोई कंपैरिजन नहीं है सुहेल जी। आज भी मैं क्या, बहुत सारे लोग जो है जो थ्रिल और एंटरटेनमेंट एक सिनेमा दे सकता है वो OTT कभी नहीं दे सकता। आप सोचिए, कहाँ 70 mm का पर्दा और कहाँ छोटा सा पर्दा। तो उस छोटे से पर्दे में आप किसी एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे मतलब देख सकते हैं, है ना? उसके आंसू अगर ढलक रहे हैं उसकी आंखों से कैसे देख सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जो साउंड का जो फील आता है वहां पर, डॉल्बी साउंड, हाँ जी हाँ जी, तो वो एक अलग ही इरा में आपको ले जाता है, एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। आगरा में देखिए, आपने तो पेपरों में काफी न्यूज निकाली, आर्टिकल निकाले। आगरा में आप लोग कितने थिएटर थे, सिनेमा थिएटर कितने थे आप लोग, कितने टोटल? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले करीब 20 साल से ज्यादा समय से सिनेमा को देखता रहा हूं, अखबारों के लिए, चैनलों के लिए, जो भी जिसमें भी काम किया। करीब 35 से 40 के करीब सिनेमा हॉल हुआ करते थे
और आप ऐसे समझिए कि हर गली मोहल्ले के आसपास कोई ना कोई सिनेमा हॉल होता था। आज कितने हैं? आज सुजैल जी मुश्किल से 5 या 6 सिंगल स्क्रीन बचे हैं, और वो भी जो जिन्होंने मल्टीप्लेक्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। ये सवाल जानकर किया दर्शकों, क्योंकि देखिए मैं आप बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, और मैं भी मुंबई में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हर एक एक्टर का सपना होता है बड़े पर्दे का है जी। अब ये सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए, बहुत लोगों बेरोजगार भी हुए हैं, जो सिनेमा हॉल में कोई 1-2 लोग, काफी लोग काम करते थे। जी जी जी। सबसे बड़ी बात, ये सिनेमा हॉल बंद करने से नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि क्वालिटी मूवी फिल्म वगैरह का होता था, जी जी जी, अब जैसे कि ये आपके मल्टीप्लेक्स हैं, पीवीआर है, तो मेरे पास पैसा है, एक के पास है, आपके पास नहीं, सपोज दैट, तो हर किसी की वो नहीं होती कि 700 का 500 का 1000 का टिकट ले। तो आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सिनेमा हॉल जो 100-150 के टिकट 60-60 30 के होते थे, ये ओपन होना चाहिए ताकि आम जनता फिर से जुड़े। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो सिनेमा को कहें या टेलीविजन कहें, उसका मूल तत्व क्या है? किसी भी आर्टिस्ट की स्टारडम। ये मल्टीप्लेक्स आपको स्टारडम नहीं दे सकते। सिंगल स्क्रीन आपको स्टारडम दिया करते थे। मुझे खूब याद है, जब हम बचपन में फिल्म देखने जाते थे, कोई गाना अच्छा सा आता था, कोई डायलॉग आता था, लोग सिक्के छाला करते थे। फिर जब जिनके पास सिक्के नहीं होते तो कोल्ड ड्रिंक के जो खाली ढक्कन है उनको छाला करते थे। और कभी कभी तो ये होता था 5-10 लोग सिनेमा हॉल के पर्दे के आगे पहुंच जाते थे और डांस करने लगते थे। देखिए बॉटम लाइन का जो आदमी है वो आपको स्टार बनाता है। जो लोग आपके पीछे दौड़ते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, वो आपको स्टार बनाते हैं। आज 1 करोड़ की या 50 लाख की गाड़ी वाला आपके पीछे दौड़ने वाला नहीं है जो मल्टीप्लेक्स में बैठता है। तो स्टारडम खत्म हो गई ना, जितने भी स्टार्स की थी। और धीमे धीमे अगर यही स्थिति रही तो कलाकारों का बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि ओटीटी आपको वो स्टारडम दे ही नहीं सकता है। मुझे एक बस बात और बताना चाहूंगा। मुझे खूब याद है, हमारे मोहल्ले का एक लड़का हुआ करता था और वो टिकट ब्लैक करता था। अब सोचिए टिकट कैसे प्राप्त करता था। वो एक झाड़ू लेके जाता था और झाड़ू लेकर के कहता था हटिए 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 हटिए, झाड़ू लगानी, हटिए हटिए, और सारे लोग हट जाया करते थे। और झट से खिड़की में हाथ दिया उसने, एक 5 टिकट दे दीजिए मुझे। तो ऐसे ऐसे किस्से मतलब मुझे याद आते हैं उस जमाने के। और हम खुद जब फिल्म देखने जाते थे, अगर पहला दिन पहला शो देखना है तो देखना है, 10 रुपए की टिकट 50 की मिले तो भी देखना है। तो वो क्रेज हुआ करता था। आप एक आखिरी सवाल नहीं, अगर आप एक प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे आगरा के आर्टिस्टों को, न्यू जनरेशन को, या जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, या आम जनता को, तो इस कैमरे के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन थोड़े से पास आ जाएं ताकि इनको और पास से कैप्चर करें। क्या कहना चाहेंगे? देखिए चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहला मेरा मैसेज तो, और पहला और आखिरी मैसेज यही रहेगा कि हमारे हिंदी सिनेमा को दोबारा से रिवाइव किया जाए। जो म्यूजिकल फिल्में बनती थी वो बनाई जाएं, प्यार मोहब्बत वाली फिल्में बने। ये एजेंडा फिल्में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जो हिडन एजेंडे के साथ बनाई जाती हैं, जैसे कश्मीर पर बनी, उस पर बनी। आपको क्या जरूरत है समाज में इतना विद्वेष फैलाने की? उन चीजों को, जिन चीजों को आप कहते हैं ना गड़े मुर्दों को आप उखाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। सिनेमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आप एक अच्छा संदेश अगर कोई देना चाहते हैं तो उसके साथ में लपेट कर दे सकते हैं, मगर वेमनेस पैदा करना या लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना इस सिनेमा का उद्देश्य नहीं है। और एक आखिरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि सिनेमा को जिंदा करने के लिए आपको वो उसी वाले सिनेमा की तरफ लौटना होगा जिसमें कि समोसा बहुत सस्ता था, कोल्ड ड्रिंक बहुत सस्ती थी, पॉपकॉर्न बहुत सस्ता था। इतने महंगे सिनेमा हॉल, इतना महंगा उसमें खाने पीने का सामान, कहाँ बॉटम लाइन का आदमी, रिक्शे वाला, ठेल वाला, वो कहाँ एक पिक्चर सिनेमा हॉल में देख पाएगा? फिर वो मजबूरन आएगा इसी पर, ओटीटी पर आएगा या मोबाइल पर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको धाकड़ साहब की बात समझ आई हो, या ये इंटरव्यू पसंद आया हो, या धाकड़ साहब ने बड़ा जोर लगाया कि थिएटर दोबारा सिनेमा स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप अगर इनकी बात से सहमत हैं तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट में शेयर करें, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुजल जी।